गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ होगे और अपना अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, हिंदी में पाठ पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पाठ 5 है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। बच्चों, इससे पूर्व वीडियो में हमने आपको चपला देवी के जीवन के विषय में बताया था। संक्षिप्त में हम आपको पुनः बता देते हैं कि चपला देवी द्विवेदी योग की लेखिका रही हैं। वो अपने समय की उन लेखिकाओं में से एक हैं जिनके जीवन तथा साहित्य के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती। चपला देवी का साहित्य अपने युग एवं परिवेश के संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे प्रसंग को, एक ऐसे बात को उठाया है जो अब तक अछूता था। उनके द्वारा किया गया वर्णन अत्यंत सजीव तथा वास्तविक है। इस पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी आंदोलन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस बात को बताया गया है। देवी मैना भी उनमें से एक हैं। ये पाठ सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक बलिदान की कथा है। 1857 ईस्वी के क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब की बेटी बालिका मैना आज़ादी की वो नन्ही सिपाही थी जिन्हें अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। पाठ में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जब सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल हो गए, तब वो भागने लगे और जल्दी में अपने साथ अपनी पुत्री मैना को साथ में नहीं ले जा सके। देवी मैना उस समय बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों का एक समूह बिठूर की ओर रवाना हुआ, जहाँ पर उसने पहले नाना साहब के महल को लूट लिया गया, पर उसमें बहुत अधिक संपत्ति नहीं मिली। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से जब उस महल को उड़ाने का निश्चय किया, तभी महल के बरामदे में एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी, जिसने सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। तब सेनापति ने उसका करुणापूर्ण मुख देखा और छोटी उम्र देखकर उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे। अब तक आप यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसके आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। सेनापति क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? जब वो पूछती है बालिका मैना कि क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे, तब सेनापति फिर क्वेश्चन करते कि ऐसा करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हारा क्या मकसद है? बालिका कहती है आप ही बताइए, इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? बालिका उनके प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही करती है, कोई उत्तर नहीं देती। वो कहती है आप ही बताइए कि इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति कहते हैं ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। वास स्थान किसे कहते हैं बच्चों? रहने की जगह को। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। विध्वंस करने की मतलब नष्ट करने की या विनाश करने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, किसने उठाए थे? नाना धुंधुपत ने। तो कहती है आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वो दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? इस मकान ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, ये तो जड़ पदार्थ है, तो इसने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है। अब वो जवाब देती है कि मेरा उद्देश्य केवल इतना ही कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, ये स्थान मुझे बहुत प्यारा है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। बच्चे, यहाँ पे जो शब्द आया है ना कि जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ मतलब जो एक जगह स्थिर रहता है, जिसमें जीवन नहीं होता, वो सब जड़ पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद सेनापति दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि कर्तव्य के अनुरोध से, उनका जो कर्तव्य था, जो कर्तव्य की उनकी जो प्रार्थना थी, मतलब कर्तव्य का जो उनका अधिकार था, जो उन्हें करना चाहिए था, उसके अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। उसके प्रश्न का जवाब देते हुए सेनापति कहते हैं, उस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, तब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। यानी कि वो बालिका उनको पहचान गई थी और कहती कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में, मेरी सेनापति हे की बेटी का नाम था। तब लेखिका वो कहती हैं कि मैना कहती है कि आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास मेरी बराबर आती थी और मुझे अपने हृदय से चाहती थी, यानी मुझ में हम लोगों में बहुत प्रेम था। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। लेखिका उनको
लेखिका कहती है कि मैना उनसे कहती है कि उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और अपनी बेटी के समान ही मुझे प्रेम करते थे। मालूम होता है कि आप सभी बातें भूल गए हैं। मैना उनको याद दिलाने की कोशिश करती है। तो मेरी की मृत्यु से मैं भी बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। मैना उनको बताते हुए ये कहती है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उनको बड़ा आश्चर्य होता है और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया था और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण रुक कर बोले, यानी कुछ क्षण ठहर के बोले, मतलब कुछ क्षण रुक के बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी बच्चों किसे कहते हैं? सहेली को, मित्र को, सखा को। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ या मैं जिस सरकार की नौकरी करता हूँ उसकी आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, तुम्हारी रक्षा की पूरी कोशिश करूँगा, ऐसा आश्वासन सेनापति है मैं बालिका मैना को देते हैं। उसी समय प्रधान सेनापति जनरल ओट्रम वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने बिगड़ कर कहा, सेनापति है से कहा कि तुमने नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया। यानी कि उसी समय सेनापति, प्रधान सेनापति जो जनरल ओट्रम थे वहाँ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति है से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति है ने विनम्रतापूर्वक बच्चों कैसे कहते हैं? नरमी से या पोलाइटली। तो सेनापति है ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। निवेदन मतलब विनती है कि क्या किसी तरह इस नाना का महल बच सकता है या किसी तरह इस नाना के महल को बचाया जा सकता है। अब ओट्रम क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ नारियों का सहार किया था नाना साहब ने। तो अंग्रेज़ नाना साहब से बहुत अधिक क्रोधित थे, वो उनकी एक एक चीज़ मिटा देना चाहते थे। यही बात ओट्रम उनसे कहता कि नाना साहब पे अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। मतलब उनके ख़ानदान का भी कोई बचा होगा उस पर भी दया नहीं होगी और महल या उनकी किसी चीज़ पे भी दया नहीं दिखाई जा सकती। सेनापति हे कहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। ओट्रम कहते हैं आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इस बात पे ओट्रम सेनापति हे से प्रश्न करते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। अब सेनापति हे मन से दुखी होकर वहाँ से चले गए, क्योंकि उनकी बात मानी नहीं जनरल ओट्रम ने। उसके बाद जनरल ओट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज़ सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मैना उनको सारे महल में उन्होंने खोज डाला, कहीं नहीं मिली। लिखा है ना इसमें, महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज़ सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला गया, पर मैना का कहीं पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। उसी दिन संध्या बच्चों किसे कहते हैं? शाम को, इवनिंग को। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल, उनका जो मंत्रिमंडल का जो समूह था, जो मतलब उनका जो दस्ता था, तो लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है, उनका ये विचार था कि नाना का स्मृति चिन्ह यानी नाना की निशानी तक मिटा दी जाए। उनकी कोई भी एक चीज़ निशानी के रूप में भी नहीं रहनी चाहिए, ये उन लोगों का मत था। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। उसी क्षण, ठीक उसी समय, क्रूर जनरल ओट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल बच्चों किसे कहते हैं? बहुत बड़े राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में वो महल कहाँ मिला दिया गया? मिट्टी में मिला दिया गया। यानी उस महल को विध्वंस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में पाठ का हम अंतिम भाग पढ़ेंगे।